वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का रूपांतरण। एंड रूल नंबर 7, चेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। ये टेंसेस के हिसाब से करेंगे हम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और फिर उसके बाद फॉर्म्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम इंडेफिनिट में चल रहे हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को भी रखेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट को भी रखेंगे। और उनके 3 फॉर्म, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ध्यान दीजिए, चेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वाच्य का परिवर्तन। आज हम आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में आ रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहे हैं। पास्ट को अभी छोड़ देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। माई ब्रदर डज नॉट टीच मी, मेरा भाई मुझे नहीं पढ़ाता है। डज सी नॉट हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद नहीं करती है। हु ब्रोक द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी। ये यहाँ पर गलत हो गया। ये अब ये पास्ट टेंस में चला गया। हु मेक्स ए नॉइज कर देता हूँ। Who makes a noise in the class? Who makes a noise in the class? मैं प्रेजेंट ही लेता हूँ आज, फिर पास्ट में जाएंगे। Who makes the noise in the class? Interrogative. The birds do not eat grass. Does John love you? क्या जॉन आपसे प्यार करता है। Do they help the poor? क्या वे गरीबों की मदद करते हैं। He eats a mango, वह एक आम खाता है। आज क्या है? केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। और वर्ब के रूप में क्या आ रहा है? राइट, डज नॉट टीच, डज नॉट हेल्प, मेक्स, डू नॉट ईट, लव, हेल्प, ईट्स। तो इस प्रकार से क्या है, आपने अनुमान लगा लिया कि मुख्य क्रिया आ रही है। केवल राइट्स आ रहा है, राइट आ रहा है, प्ले, प्लेज ऐसे आ रहा है। और नेगेटिव में क्या आ रहा है? डू नॉट या डज नॉट। और इंट्रोगेटिव में क्या आ रहा है? डू या डज सब्जेक्ट से पहले। तो इनको आपने पैसिव वॉइस में बदलना है। अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट कार्य करता है, उसके बाद वर्ब आती है। और पैसिव में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, काम करवाया जाता है और जो करने वाला है वो पीछे चला जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके आगे बाय लगा देते हैं। तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना। एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना। सेंटेंस नंबर 1 दिया हुआ है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा? जो ये अ लेटर है ये पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ये अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है कि आप क्या करोगे? इज, एम, आर, ये 3 शब्द याद रखो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आता है कॉमन। एक रूल याद करो बस। आपने कहा साहब पैसिव वॉइस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर माना राइट है तो इज रिटन आएगा, ये लेटर आगे लिख देंगे। ये लेटर के बाद क्या आ सकता है? इज रिटन, संभावनाएं बता रहा हूँ। एम रिटन, आर रिटन। अब आदमी कहा साहब ये तो ये लेटर है, अ लेटर के लिए क्या आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म इज रिटन। तो क्या बना? वर्ब जो राइट था या राइट से भी अगर होता तो क्या हो जाता है यहाँ पर? इज रिटन, अ लेटर इज रिटन। भाई एक शब्द को समझो, यही काफ़ी है। आपने कहा साहब यहाँ तो राइट था एक्टिव में, और अब क्या हो गया यहाँ पर? वर्ब इज रिटन। दूसरा सब्जेक्ट आई था, आई लिखा नहीं है हमने। आई ने जो पत्र लिखा था ऑब्जेक्ट, उसको लिख लिया पहले हम। तो इसके साथ क्या आएगा? वर्ब कैसे चेंज होगी? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है।
तो इज रिटन अब किसके द्वारा, आई है जो ये पीछे जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो आई तो नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अब ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई का क्या हो जाएगा, मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस या वी, या हाँ वी का अस। और क्या हो सकता है, बोलो। अगर माना कोई प्रॉपर नाउन है, राम, मोहन, सोहन, माय ब्रदर, तो वो वैसे ही रहेंगे। उनके आगे क्या लग जाएगा, सबके आगे बाय लगेगा। अब आपने कहा आई का मी होता है, ये लेटर इज रिटन, और इसके आगे क्या लगा दोगे, बाय। ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। नंबर 2, माई ब्रदर डज नॉट टीच मी। मेरा भाई मुझे नहीं पढ़ाता है, डज नॉट टीच मी, ये है मी, ऑब्जेक्ट ये है। ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। क्या आएगा यहाँ पर, आई। आई आ गया। अब यहाँ क्या था, माई ब्रदर डज नॉट टीच था, नहीं पढ़ाता है। तो अब क्या होगा, मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। आई के साथ तो डू, डज, मतलब इज एम आर आना है। अब इज एम आर प्लस टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म बताओ, टीच, टॉट, टॉट, तो या तो इज टॉट आएगा, या एम टॉट आएगा, या आर टॉट। आई के साथ क्या आता है, एम टॉट, आई एम टॉट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट का क्या हो जाएगा, केवल नॉट। इज एम आर के बाद केवल नॉट आता है। तो आई एम नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई एम नॉट, थर्ड फॉर्म लाओ, टॉट। आई एम नॉट टॉट बाय माई ब्रदर। आई एम नॉट टॉट बाय माई ब्रदर। लीजिए, आई एम नॉट टॉट बाय माई ब्रदर। नंबर 3 क्या दिया है, डज सी नॉट हेल्प यू। क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करती है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वर्ब क्या है, हेल्प, इसकी तो थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्प्ड। ठीक है। अब है क्या, यू। क्या है, यू। यू ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको नॉमिनेटिव केस में लाओगे तो ये यू रहेगा। तुमने हो जाएगा, ये तुमको है, अब हो जाएगा तुमने। डज नॉट हेल्प है, तो अब भाई यू के साथ तो आप जानते ही हो कि आपने कहा क्या आएगा, इज एम आर। यू के साथ क्या आता है, आर। और आर के बाद क्या आएगा, डू नॉट, डज नॉट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, केवल नॉट आएगा। यू आर नॉट, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। तो यू आर नॉट हेल्प्ड, यू आर नॉट हेल्प्ड क्या है, उसके द्वारा। सी है तो सी का क्या हो जाएगा, हर। यहाँ शी उसने हो गया, अब हो जाएगा उसके द्वारा, तो बाय हर। अब यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या होगा, क्या, क्या तुमको, क्या तुम्हें वह उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। तो अब जो अभी जैसे हम डज को आगे लाए थे, अब हम किसको लाएंगे, आएंगे इज एम आर, जो भी आया है इनमें से हेल्पिंग वर्ब, उसको आगे लाएंगे। यू के साथ क्या आता है, आर, तो आर को पहले लिखोगे। आर के बाद क्या होगा, ये यू जो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव केस भी यू ही होता है, आर यू, क्या तुम्हें। अब आएगा नेगेटिव में, केवल नॉट लगता है आर के बाद, तो नॉट ही लिखोगे। अब आएगा थर्ड फॉर्म वर्ब की, आर यू नॉट हेल्प्ड, आर यू नॉट हेल्प्ड, क्या आपकी मदद नहीं की जाती है। अब उसने कहा उसने, ये सी है, सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हर, और उसके आगे क्या लग जाएगा, बाय, बाय हर, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर तो था डज सी नॉट हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करती है। अब यहाँ क्या आएगा, क्या तुम्हें उसके द्वारा मदद नहीं दी जाती है, क्या तुम्हें उसके द्वारा मदद नहीं की जाती है, क्या उसके द्वारा तुम्हारी मदद नहीं की जाती है। तो ये अर्थ हो गया, वही रहा अर्थ, वही रहा। सेंटेंस यहाँ एक्टिव में था, एक्टिव के माने सब्जेक्ट काम कर रहा था, जो सब्जेक्ट था, जो काम करने वाला है वो पहले आया है। यहाँ क्या हो जा रहा है, जो काम किया गया है, वो जिसकी मदद की गई है वो पहले आ जा रहा है, और जो काम करने वाला था वो ऑब्जेक्ट बन जा रहा है पीछे जाके, उसके आगे बाय लगा दे रहे हैं। ये पैसिव वॉइस हो गया। थर्ड, फोर्थ, हु मेक्स ए नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर कौन करता है।
कक्षा में शोर कौन करता है? हु मेक्स ए नॉइज इन द क्लास। नॉइज है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्या करता है? नॉइज। तो ये नॉइज पहले आएगी, हु क्या हो जाएगा? पीछे चले जाना चाहिए। और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम। हु मने किसने, हुम मने किसके, किसको, किसका। तो अब इसके आगे क्या लगेगा? बाय। तो बाय हुम हो जाएगा ये। लेकिन हम चूंकि ये वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमेशा नियम ये कहता है कि जब हु आया है तो ये बाय हुम को पहले लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, ये सब्जेक्ट पीछे जाके ऑब्जेक्ट का काम भी करना था इसको, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हु भी पहले आना था, इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले आना था, तो बाय हुम को पहले लिख दो। ये अपनी जगह पर भी अपना काम भी करा इसने, और इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी मान लेंगे। तो बाय हुम, अब लिखोगे सब्जेक्ट को। नॉइज, ये ऑब्जेक्ट था, ये पहले, अब सब्जेक्ट बन गया। बाय हुम ए नॉइज इज एम आर में नॉइज के साथ क्या आएगा? इज। और मेक या मेक्स, मेक या मेक्स क्या हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कहा मैंने? मेक, मेड, मेड। बाय हुम अ नॉइज इज एम आर के साथ इज आएगा, थर्ड फॉर्म मेड। बाय हुम अ नॉइज इज मेड, बस, इन द क्लास। ये इन द क्लास भी है। बाय हुम अ नॉइज इज मेड इन द क्लास। क्लास में किसके द्वारा शोर किया जाता है? ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट, फिफ्थ, द बर्ड्स डू नॉट ईट ग्रास। पक्षियाँ घास नहीं खाती हैं। नेगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में, नहीं किसमें? प्रेजेंट डेफिनिट में। द बर्ड्स, ये एक्टिव में तो भाई पहले ही आएगा। इसके बाद ईट या डू नॉट ईट, ये उसके बाद आएगा वर्ब। क्या नहीं खाती हैं? ग्रास। अभी ग्रास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अब पहले आ जाएगा। क्या कहोगे? ग्रास के बाद क्या आएगा? वर्ब क्या आएगी? इज, एम, आर में से कोई पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो। ग्रास के साथ क्या आएगा? इज। नेगेटिव सेंटेंस है डू नॉट, डज नॉट, इसका क्या हो जाएगा? केवल नॉट आएगा। ग्रास इज नॉट, और वर्ब क्या थी? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ईट, एट, ईटन। तो क्या होगा? ग्रास इज नॉट ईटन। किसके द्वारा? द बर्ड्स। पीछे जा रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पक्षियों के द्वारा, तो इसके आगे बाय लगा देते हैं, बाय द बर्ड्स। तो क्या बना इसका पैसिव? ग्रास इज नॉट ईटन बाय द बर्ड्स। ग्रास इज नॉट ईटन बाय द बर्ड्स। नेक्स्ट, डज जॉन लव यू। क्या जॉन आपको प्यार करता है? 6 में देखिए, डज, क्या जॉन लव यू। अब लव को तो हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लव्ड। और उसके बाद क्या आता है भरों में? इज, एम, आर। लव्ड किसके साथ आएगी? या तो इज के साथ, या एम के साथ, या आर के साथ। ये निर्भर करेगा। यहाँ तो जॉन अंदर लव करने वाला, तो जॉन पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, बाय जॉन होगा। और अब किसको करना है प्यार? यू, तुमको। तो अब वो क्या हो जाएगा? यू आगे आके सब्जेक्ट बनेगा। तुमने, तुम्हें क्या जॉन के द्वारा प्यार किया जाता है? अब यू के साथ क्या आता है? इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से एक ढूंढो। यू के साथ आता है क्या? आर। लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए आर को आप यू से पहले लिखोगे। क्या क्या की अंग्रेजी बननी है? तो आर यू। और अब वर्ब क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। लव की थर्ड फॉर्म बताओ? लव्ड। आर यू लव्ड बाय जॉन? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। आर यू लव्ड बाय जॉन? क्या आपको जॉन के द्वारा प्यार किया जाता है? नेक्स्ट, डू दे हेल्प द पुअर। क्या वे गरीब की मदद करते हैं? दे सब्जेक्ट, पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट। ये पहले आएगा, द पुअर। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड आना है। किसके साथ आएगा? या तो इज लगेगा, या एम लगेगा, या आर। अब किसको आना है पहले?
ऑब्जेक्ट द पुअर को, द पुअर के साथ क्या आएगा, आर, क्योंकि एक ग्रुप है, प्लूरल नंबर में है ये। द पुअर आर हेल्प्ड आएगा। दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के, देम, बाय देम, इसके आगे बाय लगाओ। लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव है, मैंने कहा था द पुअर आर हेल्प्ड कहा था। अब आर को आगे लिखोगे, किससे आगे लिखोगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या बनना है, द पुअर, तो क्या बना, क्या, आर, आर द पुअर, लो, और वर्ब लो थर्ड फॉर्म में, हेल्प्ड, आर द पुअर हेल्प्ड। और अब क्या था, दे को पीछे ले जाओ, देम, इसके आगे बाय लगाओ, बाय देम, ऑब्जेक्टिव के दे का देम हो जाता है। आर द पुअर हेल्प्ड बाय देम, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। लीजिए, आर द पुअर हेल्प्ड बाय देम। नेक्स्ट 8, ही ईट्स अ मैंगो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ईट्स मैंने खाता है। अब ईट्स का क्या हो जाएगा, आपने कहा वर्ब तो थर्ड फॉर्म आती है, ईट, एट, ईटन, किसके साथ आएगा, ईटन, इज के साथ, या तो इज ईटन होगा, या एम ईटन होगा, या आर ईटन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर में से एक चीज़ ढूंढोगे और उसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म लिखोगे। अब लिखो, ही सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में पहले आता है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये पीछे चला जाता है। ही का क्या हो जाएगा, हिम, उसके आगे क्या लगाओगे, बाय हिम। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये जो खाता था, ही ईट्स क्या खाता है, अ मैंगो, ये था ऑब्जेक्ट, जिसको खाया जा रहा था वो आगे आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या कहोगे, अ मैंगो, ए है, अ का मतलब एक, तो मैंगो के साथ क्या आएगा, अ मैंगो के साथ इज आएगा। और वर्ब में ईट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ईटन। अ मैंगो इज ईटन बाय हिम, क्या बना, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम। अ मैंगो इज ईटन बाय हिम। तो देखो ये जो ईट्स था इसका क्या बना दिया मैंने, इज ईटन, क्योंकि हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया। आज मैं चेंज किया नहीं कहूँगा, ट्रांसफॉर्म किया, अर्थ वही रहा, पैटर्न चेंज हो गया। तो ये आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ये जो मैं बता रहा हूँ वीडियो, ये तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तब भी, वहाँ पर भी ये उपयोगी रहेगा। इसलिए जो स्टूडेंट 6th, 7th, 8th में पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दें, 9th, 10th वाले भी, 11th, 12th वाले भी, तब आप NDA, CDS, बैंक PO, CGL और इसी ढंग से यूपीएससी में इंग्लिश के पेपर में आप मास्टरी कर सकते हो और अच्छा आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। वीडियो को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।